हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज है 5 मार्च और 5 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम और आप मिलके पढ़ने वाले हैं। चलते हैं प्यारे दोस्तों हमारे इस बहुत ही बेहतरीन से सेशन की ओर और सिखाते हैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से सेशन के बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कल आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि कृषि विकास मेला साल 2026 में घोषित जैविक कृषि संस्थान की स्थापना हरियाणा के किस स्थान पर की जाएगी। इस सवाल का ठीक आंसर था आपके पास में। क्या इस सवाल का ठीक आंसर आपने दिया था मुझे? मधाना कुरुक्षेत्र के अंदर ये जगह है। यहाँ पे कृषि विकास मेला साल 2026 में घोषित जैविक कृषि संस्थान की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अच्छा, होली ऑफर का आज लास्ट डे है। 1 से 5 मार्च तक की ऑफर था। आप लोग कूपन कोड होली लगा के अगर आप एचपीएस सीएससीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आधारशिला बैच है, इसको आप लोग ले सकते हैं। इसमें जल्द ही हरियाणा इसमें इकोनॉमी स्टार्ट होने वाली है। इकोनॉमी, नेशनल लेवल की इकोनॉमी बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट और के साथ साथ जो आपका पीपीटी पीडीएफ का डेटा है बाइलिंगुअल, वो तो आप लोग देख के वाकई कहेंगे कि मजा आ गया सर पढ़ के भी। और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। इस बैच को आप ले सकते हैं। और के साथ साथ अगर आप सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन से ही एडमिशन ले सकते हैं इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। अच्छा, हरियाणा का नया इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका है। हालांकि उसकी अभी ऑफिशियल पीडीएफ जो है कंप्लीट की, वो अभी गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं की है मेरे ख्याल से। इस होली अवसर या छुट्टियों की वजह से शायद नहीं आई होगी। जैसे ही अपडेट होती है मेरे ख्याल से लगता है कि आज के दिन अपडेट हो जाए। अदरवाइज इस वीकेंड तक आते आते तो हो ही जाएगी। ये भी जैसे मैंने आप लोगों को 2.5 घंटे की एक बजट का वीडियो कंप्लीट दिया था, इसमें हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, मुझे 3 घंटे भी लग जाए आपको पढ़ाने में। बिल्कुल वैसे वैसे ही आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे समझा दूंगा। और इतना तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से समझ लेते हैं तो ये मान के चल लीजिएगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे समझने के बाद में करंट अफेयर से आने वाले जो क्वेश्चन हैं आपके और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, एक भी छूटेगा नहीं आपका जो इकोनॉमिक सर्वे से उठेगा या बजट से उठेगा। समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपके लिए। आप बड़े इत्मीनान से उस क्लास को देखना। बड़े अच्छे तरीके से पीपीटी आपके लिए बनाऊंगा मैं, और वही पीपीटी बनाऊंगा जो आप लोग खुद भी पढ़ेंगे ना मेरे पढ़ाने के बाद में, तो भी आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। इतनी सुंदर और इतने अच्छे से ग्राफिक्स डिजाइन करके तैयार करेंगे, ठीक है। तो एक सवा कुछ चीजें हैं जो अभी बजट के दौरान या कुछ जो न्यूज़पेपर के दौरान मुझे पता लगी है, उन पे क्वेश्चन बन सकते थे इकोनॉमिक सर्वे के, तो मैंने आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे साल 2025-26 के अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जिला खनिज निधि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डीएमएफ में जमा 177.41 करोड़ में कितना खर्च किया गया है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा 62.12 सीआर टोटल खर्च किया गया है। आइए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, इसको समझें उससे पहले आपने ये बजट का वीडियो तो शायद देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो प्लीज देख जरूर देना। बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसके अंदर। बस एक छोटी सी शिकायत है मेरी तुम लोगों से। मुझे इतनी शिकायत ये है कि जितने इसके व्यूज है ना, उतने इसके लाइक नहीं है। ये करने से कुछ होगा नहीं, बस इतना फर्क पड़ता है कि मेरा हौसला बढ़ जाता है ये कंटेंट तैयार करने में। ये कंटेंट तैयार करने के पीछे की बहुत मेहनत होती है। तो जैसे ये डेली करंट अफेयर वीडियो बनाता हूँ मैं, इसमें भी ना लाइक बहुत कम होते हैं। तो आप जितने देखते हो एटलीस्ट उतने लाइक कर दिया करो। जितने भी लोग आप देखते हो, मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहता है। इससे और कुछ नहीं होगा, इससे मुझे ये पीपीटी बनाने में और पढ़ाने में मतलब हिम्मत मिल जाती है। अब रात के ना मैं आपको बता देता हूँ, रात के 2:40 हुए हैं, ठीक है ना। शायद आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। 2:40 हुए हैं अभी रात के। और इससे पहले मैं पीपीटी वगैरह बना के कंटेंट ढूंढ के और अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस क्लास को मैं। तो अब डेली का यही रहता है हर रोज का। तो बस आप डेली लाइक करते हैं तो मुझे एक हौसला मिलता है कि हाँ, मेरे बच्चों को ये चीज पसंद आ रही है और मैं रेगुलरली इसको रखूं। अदरवाइज आपको पता है ना कि मेरा मोटिवेशन तो आप ही है, और आप मुझे अगर मोटिवेट इस तरीके से नहीं करेंगे तो चीजें उतनी स्मूथ नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं लूप होल्स आके, और कहीं हो सकता है कहीं चीजें थम ना जाए, रुक ना जाए। ऐसी चीजों का डर रहता ही है हमेशा। तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना।
खैर बढ़ते हैं आगे। और हाँ, तो इस सवाल का जो उद्देश्य था वो क्या था, इस क्वेश्चन में एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात जो थी ना आपके, वो थी आर्थिक सर्वेक्षण साल 2025-26 के अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनी जो जिला खनिज निधि है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, उसमें जमा 177.41 करोड़ में कितना खर्च किया गया है। तो टोटल 62.12 करोड़ जो है ना इसमें खर्च किया गया है। यह कार्य जिला स्तर पर उपायुक्त यानी कि डीसी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत किया गया है। इस फंड की स्थिति कुल जमा राशि 177.41 करोड़ है। कुल राशि 62.12 करोड़ है। लगभग 35% खर्च और 65% शेष जो है इसके अंदर। और बाकी जो शून्य खर्च वाले जिले हैं जिसमें बिल्कुल भी खर्च नहीं किया गया, वो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है, हिसार है, अंबाला है और पलवल है। सबसे ज्यादा खर्च किया गया सोनीपत में 64.15, और यमुनानगर उसके बाद में 63.36% है। इसका उद्देश्य ये है कि खनन प्रभावित क्षेत्र है उनमें विकास है, उनमें पेयजल की सुविधा है, हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी है, वहां पे रहने लायक जो फैसिलिटी है, रोजगार उपलब्ध करवाना है। तो यही है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। इसका उद्देश्य है कि जहां पे खनन होता है, माइनिंग होती है, उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट करना है हर एक इलाके से। फंड जमा कराने के नियम होते हैं, जैसे निजी खदानें होते हैं, प्राइवेट जितने भी माइंस होते हैं, उनको चालू खदानों को अपनी कमाई का लगभग 7.5% हिस्सा खान एवं खनिज पुनर्स्थापन और पुनर्वास फंड में देना होता है। और सरकारी योगदान है, सरकार अपनी रॉयल्टी और अन्य शुल्क का लगभग 2.5% हिस्सा इस फंड में डालती है। अवैध खनन हो रहा है उसके लिए जुर्माना क्या है, 2020-21 से अक्टूबर 2025-26 के बीच का अगर देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, 2025 का मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है ये वाला। तो टोटल मामले 10,491 दर्ज हुए हैं। औसत लगभग 5 मामले हर रोज आ रहे हैं अवैध खनन के। जुर्माना इन पे 161.40 करोड़ रुपए का फाइन लगा है। और 28 अगस्त 2019 से अब तक 16,105 वाहन भी जब्त किए हैं। 198.76 करोड़ का जुर्माना वसूला भी गया है। सो अब मतलब पहले वसूल दिया गया है, टोटल जुर्माना लगाया गया था 161.40 करोड़ का जुर्माना लगा है। कुछ नए और ये थोड़े और भी पिछले मामले हैं, ये इस साल के दौरान है, ये इससे पिछले भी आंकड़ों को ऐड ऑन किया है थोड़ा इसमें। और ड्रोन के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू पता लगाते हैं कि कहीं पे इलीगल माइनिंग हो रही है। ठीक है। चलिए सर, तो अगला जो सवाल हमारे पास में आता है, ये तो खैर हो ही गया, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे कितना कितना खर्च किया गया वो सब कुछ है इसमें। परिवार पहचान पत्र ट्रिपल पी के अनुसार हरियाणा में लगभग कितने परसेंटेज परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है। तो 1.8 लाख से एनुअली कम है 70%। ये अब ये एक आंकड़ा जो है ना वाकई चौंकाने वाला है। और इस पे शायद विपक्ष ठीक भी कह रहा होगा, और ये बात आपको भी पता होगी, हरियाणा के अंदर हरियाणा की इकोनॉमी पढ़ते हैं तो पता लगता है रीजनल इम्बैलेंसेस है। रीजनल इम्बैलेंसेस का मतलब ये है कि कहीं पे इनकम ज्यादा है, कहीं पे कम है, पर्टिकुलरली पंचकुला है, और या आप लोग बात करिएगा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। ये कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जिनमें ठीक ठाक आपको इनकम, या यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज वगैरह भी कहीं ना कहीं दिख जाती है। पर्टिकुलरली गुरुग्राम फरीदाबाद की बात करूं मैं, बाकी तो डिस्ट्रिक्ट जो है ना वहां पे शायद अभी उतने हद तक चीजें आगे नहीं आई हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार ये देखने को मिला है, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम चालू कीमतों पर आने वाला इनकम का ये एक बजट एस्टिमेट ही था, वैसे तो 3,95,618 है। 24-25 में 3,58,171 से ये ज्यादा है। और राष्ट्रीय औसत का लगभग 2.2 लाख है, मतलब 70% ज्यादा है उसका। तो ये जीएसडीपी वृद्धि दर 11.8% है, पिछली बार 11.3% थी ये। सर्विस सेक्टर में इस बार वृद्धि हुई है, हरियाणा की 52.1% है वृद्धि, है वृद्धि 11.5 हुई है। व्यापार, परिवहन और वित्तीय सेवाओं का दबदबा बना है। इंडस्ट्रीज में लगभग 8.9% की वृद्धि हुई है। एग्रीकल्चर में लगभग 4.4%, जो सबसे धीमी गति से है, जबकि बड़ी आबादी इसी पे ही निर्भर है। और यही इसी को ही तो बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो दिखाई देती है, मतलब लगे रहते हैं काम पर, जितना मेहनत करते हैं उतना आउटपुट मिल नहीं पाता है। बस वही चीजें हैं। ज्यादातर लोग हरियाणा की जनता 70% से ज्यादा इन्वॉल्व है किसमें, एग्रीकल्चर में। लेकिन क्या है सर, इन्वॉल्व होने से क्या होता है, इसमें हमारे जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, जितना हम गेन करना चाहिए, हमें जितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है हरियाणा के लिए।
ट्रिपल पी डेटा कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थियों की पहचान करता है। अच्छा, मुझे यहाँ से एक सवाल बताना, मैंने अभी रिसेंट बजट पढ़ाया था। अभी इसके करंट तीनों के परसेंटेज कितने हैं? मतलब हम प्राइमरी सेक्टर में कितना अभी जा रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा कितना परसेंटेज है, और सर्विस सेक्टर में हमारा जो है वो, या टर्सरी सेक्टर में हम कितने परसेंटेज से ग्रो कर रहे हैं? किसी ने इस क्लास को अच्छे से देखा है तो आपको याद होगा, बताना आप मुझे कमेंट में। गरीबी रेखा में हरियाणा में 1.80 लाख परिवार या 1.8 लाख परिवार जो है ना, उनकी वार्षिक आय गरीबी की सीमा जो है ना उसको माना गया है। वैसे 73 लाख परिवारों में से 51.83 लाख परिवार है, 70% ऐसे हैं मतलब जिनकी वार्षिक आय 1.80 या 1,80,000 से कम है। अंत्योदय लगभग 10 परसेंटेज परिवार सबसे गरीब श्रेणी के अंदर आते हैं, जिनकी इनकम 1 लाख से भी कम आती है। और अगर वित्तीय औसत देखा जाए हमारा, तो 16 लाख सालाना, मतलब 3.95 गुना में चार सदस्य निकल के आते हैं। तो ट्रिपल पी का डेटा ये कहता है कि 70% परिवार है वो 1,80,000 से कम इनकम वाले हैं। अभी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम बात करें, औसत ये निकल रहा है इतना ज्यादा, क्यों सर? तो उसका कारण मैंने अभी कहा था ना, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, इन डिस्ट्रिक्ट की वजह से ये औसत बढ़ जाता है। और बाकी रियलिटी ये है कि ग्रामीण इलाके और कृषि क्षेत्र में आय की जो वृद्धि है वो बहुत ही धीरे है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष साल 2025-26 में हरियाणा की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो कितने रहने का अनुमान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका ठीक आंसर रहेगा 9.5%। हरियाणा की इकोनॉमी है 9.5% से ग्रो करेगी। जीएसडीपी का मतलब क्या होता है? राज्य में एक साल में पैदा हुई सभी चीजें और सेवाओं की कुल कीमत, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आईटी, दुकान, बैंक, इन सब का टोटल ओवरऑल वैल्यू जो मिलता है वो हमारा जीएसडीपी बनता है एक्चुअली। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू महंगाई, इन्फ्लेशन को हटा के जो असली वृद्धि होते हैं ना उसको दिखाना होता है, क्योंकि हर साल कीमतें बढ़ती है। एक एग्जांपल मानो, अगर हम 2026 की कीमत से गणना करें तो अर्थव्यवस्था ज्यादा दिखेगी। इसलिए एक बेस ईयर 2011-12 तय करता है कि उसकी कीमत में गणना कितनी है। अभी 2011-12 में लगभग मान लो गेहूं की कीमत 20 रुपए थी, अब कितनी हो गई है? 35 हो गई है। तो असली ग्रोथ इसी से पता लगती है फिर हमें। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम निकालते हैं जीएसटीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन से निकालते हैं। मतलब राज्य की कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। मान लो जीएसटीपी हमारी है 7.59 और पॉपुलेशन मान लो 2.9 करोड़ हो, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो लगभग निकल जाएगी 2.16 लाख के अकॉर्डिंग। ऐसे करके मतलब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। तो जीएसटीपी का मतलब होता है राज्य की कुल अर्थव्यवस्था। ग्रोथ रेट का मतलब होता है अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। और पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति औसतन कितना कमा रहा है। हरियाणा बजट 2026-27 का फिस्कल डिफिशिट, राजकोषीय घाटा, जितना कम हो उतना ही अच्छा है। जीएसटीपी का मतलब इसका ये हुआ कि हम लोग ओवरऑल जितनी कमाई करते हैं उसमें से हमें कितना परसेंटेज घाटा देखने को मिल रहा है, तो 2.65% नियर अबाउट है। हरियाणा बजट 2026-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि पूंजीगत व्यय, इसका मतलब होता है कि हम लोग कितने सड़कें बना रहे हैं, कितने ब्रिज बना रहे हैं, कितने रेलवे ट्रैक सेटअप कर रहे हैं, कितने स्कूल बनवा रहे हैं, कितने हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। तो ये खर्चा अच्छा ही होता है, पॉजिटिव के लिए होता है। इस बार निर्धारित किया गया है 28,205 करोड़ निर्धारित किया गया है। 2026-27 में हरियाणा एआई मिशन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो एआई मिशन के लिए टोटल अमाउंट अप्रूव किया गया है 474 करोड़, क्योंकि अभी पिछले 2-3 सालों से ही इसका बोलबाला हुआ है। ज्यादातर तो पिछले बजट में गुरुग्राम और पंचकुला, दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना इसका जिक्र किया गया है स्पेशली। तो ये तो इम्पोर्टेंट है आपका याद रखना, मतलब इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एआई हब बनाने की चर्चा हुई है। हरियाणा एआई मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 474 करोड़ का प्रावधान है। हरियाणा हवा पानी, हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के लिए 2716 करोड़ की मंजूरी दी है। जल सुरक्षित हरियाणा, वाटर सिक्योर हरियाणा, जल संरक्षण के लिए 5,715 करोड़ जो है ना आवंटित हुए हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर डिस्कॉम बनेगा, एक नई बिजली कंपनी बनेगी। ग्रीन क्लाइमेट रेजिलेंस फंड है। नेट जीरो लक्ष्यों के लिए 100 करोड़ का प्रारंभिक कोष है। ये स्लाइड ही पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपरों में तुम्हें इसमें से एक तो क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ये दो 2716 वाला वर्ल्ड बैंक का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ये वाटर सिक्योर वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नई बिजली कंपनी की चर्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एआई वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन क्लाइमेट रेजिलेंस फंड भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सिलेक्टेड लाइन है,
तो प्लीज इनको अच्छे से कॉपी पे लिख लेना, काम आएगी आपको, ये एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना। बजट से संबंधित हमारे आज के न्यूज़पेपर भी पूरे रंगे हुए ही थे, मतलब कल के न्यूज़पेपर रंगे हुए थे। नवाचार और कल्याण की नायब उड़ान है, हर वर्ग को सौगात दी है, महिला और उद्योगों और किसानों से युवाओं तक का भविष्य मजबूत हुआ है। खैर बहुत सारी चीजें बजट वाली सेम लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। और के साथ साथ जो है अगली बात आती है हमारे पास में कि एडवांस टेक्सटाइल स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स एंड जियो सिंथेटिक्स, जिसको बोल रहे हो आप लोग ATSCG 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा भिवानी। ये भी अच्छा सवाल है। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेस है, TIT या टिट्स भिवानी बोलते हैं, वहां पे एडवांस टेक्सटाइल स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स एंड जियो सिंथेटिक्स इस टॉपिक के ऊपर किया है। इस सम्मेलन का आयोजन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया गया है। इसका समर्थन किया है वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन जो है उनके तहत इसको सहायता मिली है। इसमें टेक्निकल और रणनीतिक भागीदारी जो है वो दुनिया भर के 14 देशों के विशेषज्ञों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसका क्या यूज है सर? एरोस्पेस में, डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके लिए आधुनिक डिजाइन पे चर्चा की गई है यहाँ पे कि इसमें बेसिक न्यू डिजाइन जो है ना वो कैसे लाए जा सकते हैं। तकनीकी वस्त्रों से में अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ में बहुत सारे MOU भी साइन किए गए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो केंद्र सरकार ने वस्त्रों को अपग्रेड करने के लिए अनुसंधान के लिए 1500 करोड़ का बजट है वो अलग से डिसाइड किया है। PLI योजना उच्च मूल्यों वाले उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र को 10,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। और एक बात और याद रखना कि वैश्विक निर्यात है कुल मूल्य $800 बिलियन, जिसमें तकनीकी वस्त्रों का हिस्सा $200 बिलियन का है। और कंपोजिट सामग्री में भारत में 300 ग्राम प्रति व्यक्ति है, विकसित देशों में लगभग 11 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। भारत को वस्त्र और तकनीकी वस्त्र जो टेक्निकल टेक्सटाइल है इसके क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने का हम लोग टारगेट देख पा रहे हैं, या हमारा ये उद्देश्य है कि इन फ्यूचर के लिए हम लोग आगे बढ़ पाएं। टिट्स भिवानी जो है ना सर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना। सबसे पुराने कपड़ा इंजीनियर संस्थानों में से एक हम लोग टिट्स भिवानी को जो है वो जानते हैं, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा के अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, तो डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, ये हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। भिवानी जिसको आप लोग हरियाणा के अंदर जाना करते हो, किसका हब जानते हो भिवानी को? दो बात मेन आप लोग इंपॉर्टेंट मानते हो। एक तो आप लोग मानते हो कि भिवानी को हरियाणा में 300 से ज्यादा मंदिर जो है उसके लिए जाना करते हो, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है अगली बात इंपॉर्टेंट है, बॉक्सिंग के लिए भी जो है ना इसको आप लोग हब मानते हो हरियाणा के भिवानी को। जियो सिंथेटिक्स, ये सिंथेटिक कपड़े होते हैं जिनका उपयोग जो है सिविल इंजीनियरिंग और सड़क निर्माण में जो मजबूती है उसके लिए किए जाते हैं। उनको जियो सिंथेटिक क्लोथ कहते हैं हम लोग। NTTM क्या है? राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का लक्ष्य है भारत को तकनीकी वस्त्रों में आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये भी याद रख लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजों को आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, अगली बात क्या सर? तो आप लोग इसको रिवाइज कर देना, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, कितना हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, तो सब याद रखना ये चीजें। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ होमवर्क के रूप में कि हरियाणा बजट 2026-27 का कुल आकार 2,23,658.17 करोड़ है, जो पिछले बजट की तुलना में कितना परसेंटेज ज्यादा है? हमने पिछला कितना परसेंटेज यूज किया है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख देना। लास्ट दिन है आज होली ऑफर का, आप लोग बैच में एडमिशन लेते समय HOLI होली कूपन कोड लगा सकते हैं HPSC HCS के लिए। और के साथ साथ जो है आप लोग द्रोणाचार्य बैच के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है। शुक्रिया, सभी को राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम।